ओके। तो आज से मैं जो है आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का प्री बोर्ड एग्जाम होना है उसका क्विक रिवीजन टॉपिक वाइज जो आपका सिलेबस है उसको देने जा रहा हूं। और जहां जहां आपको लगे बच्चों कि आपको कुछ पूछना चाहिए बोलना चाहिए वहां पे जरूर बोलिएगा, वरना सारे क्लासेस की रिकॉर्डिंग वीडियो ऐप में है। आप अगली क्लास से उसको देखिएगा पहले, और टॉपिक आपको पहले से पता होगा कि क्या पढ़ना है, तो उसको आप जो है पहले से ही अगर देख के रखेंगे तो आप जो फिल इन द ब्लैंक्स ऑब्जेक्टिव टाइप के जैसे पेपर में आना है उस तरीके के जब क्वेश्चन सॉल्व होंगे तो आप टॉपिक रिवाइज करके रखें। और मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर पहले एक मतलब ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपका टॉपिक का दूंगा एक क्लास में, और अगली क्लास में उसके क्वेश्चंस लूंगा जितने भी उस टॉपिक के हैं, यानी टॉपिक वाइज ही चलेगा ये। जैसे सबसे पहला टॉपिक आपका क्या है, प्रोपोजिशनल लॉजिक। तो प्रोपोजिशनल लॉजिक का क्विक रिवीजन में क्या क्या है, इतना आपको सारे बच्चों को याद ही होना चाहिए, ये जरूरी चीजें हैं। क्या है, सबसे पहला आपका डेफिनेशन, अ प्रोपोजिशन इज अ declarative sentence that is either true or false but not both. Statement or are also called आपका proposition. Statement are also called proposition. तो यहाँ पे क्या कहा गया कि proposition क्या है, ये आपका declarative sentences होते हैं, इनका रिजल्ट या तो ट्रू में होगा या फॉल्स में होगा। यानी कोई भी ऐसी बात जो किसी सेंटेंस में कही गई और उसका रिजल्ट अगर ट्रू में है या फॉल्स में है तो आपका वो प्रोपोजिशनल सेंटेंस कहा जाएगा। और इसका सिंपल लैंग्वेज में भी डेफिनेशन है कि प्रोपोजिशन इज अ सेंटेंस विच में आइदर बी ट्रू और फॉल्स। एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने है, जैसे यहाँ पे द सन सेट इन द ईस्ट डायरेक्शन, तो सन जो है ईस्ट डायरेक्शन में सेट होता है, तो ये बात सही है या गलत है? तो आपके हिसाब से क्या लगता है बच्चों? गलत है। गलत है। हाँ, तो बस इतना ही मुझे चाहिए आपकी आंसर के रूप में कि मैं जानता रहूं कि बच्चे हैं। तो अब यहाँ पर ये फॉल्स है, तो यहाँ पे फॉल्स का मतलब वो प्रोपोजिशनल सेंटेंस नहीं है, ऐसा नहीं है। या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स हो, कोई ना कोई ट्रू फॉल्स निकलेगा जरूर, तभी वो प्रोपोजिशनल सेंटेंस कहा जाएगा, अदरवाइज वो प्रोपोजिशनल सेंटेंस नहीं है। तो यहाँ पर नॉट है इसलिए फॉल्स है, इसलिए ये प्रोपोजिशनल सेंटेंस है। ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारे और कुछ एग्जांपल मैंने लेके रखा है, तो मैं आपको दिखाता चलूं। ये देखिए, जैसे 5 इज अ प्राइम नंबर, तो 5 प्राइम नंबर होता है, तो ये कंडीशन ट्रू है, यानी सही बात है, तो इसका मतलब ये डिक्लेरेटिव प्रोपोजिशन सेंटेंस माना जाएगा। ऐसे ही 8 इज ऑड नंबर, तो ये फॉल्स है, तो ये नहीं माना, मतलब फॉल्स है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं माना जाएगा, फॉल्स है या ट्रू है तो ये माना जाएगा, कोई ना कोई एक रिजल्ट निकलना चाहिए। और डिड यू लॉक द डोर, तो ये आपका ना ट्रू है या ना फॉल्स है, तो आप यहाँ पे ट्रू फॉल्स नहीं निकाल पा रहे हो, इस वजह से इसको प्रोपोजिशन सेंटेंस नहीं कहा जाएगा। हैप्पी बर्थडे, तो ये अलग अलग टाइप के सेंटेंस हैं, लेकिन ये प्रोपोजिशन सेंटेंस नहीं है। तो ऐसे ही कोई भी हो सकते हैं, जैसे प्लीज पास द सॉल्ट, तो ये नहीं है, इसमें ट्रू फॉल्स नहीं निकल रहा। अगर आप पूछना चाहें हमसे कि कैसे आप जान रहे हैं यहाँ पे ट्रू फॉल्स निकल रहा है नहीं निकल रहा है, तो आप पूछ सकते हैं इस चीज को। जैसे यहाँ पे देखिए 5 इज प्राइम नंबर, तो ये या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, बिल्कुल क्लियर है, और ये एक जनरली बात कह दी गई। अब यहाँ पे जैसे सी वॉक टू स्कूल, जनरल बात कह दी गई, तो यहाँ पे ट्रू या फॉल्स नहीं निकल रहा है। ऐसे कोई ये एक्सप्रेशन दे दी गई, यहाँ पे ट्रू या फॉल्स नहीं निकल रहा है, तो जो है वो आपको बताया गया अभी। नेक्स्ट है, अब इसमें प्रोपोजिशनल सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ कनेक्टिव्स की जरूरत होती है, तो कुछ ऑपरेटर होते हैं उनको कनेक्टिव्स कहा जाता है। तो या लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल कनेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे फॉर कंबाइनिंग 2 और मोर स्टेटमेंट वी यूज स्पेशल सिंबल कॉल्ड लॉजिकल कनेक्टिव्स। देयर आर सेवरल लॉजिकल कनेक्टिव्स एज फॉलोज। तो यही सिंबल आपको याद रखने हैं बच्चों यहाँ पर, जैसे कि निगेशन। सबसे पहला निगेशन का मतलब किसी भी सेंटेंस में निगेशन लगा दिया जाए तो अगर उसकी वैल्यू ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगी, अगर फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगी। जैसे सीता इज डांसिंग, तो ये एक ट्रू वैल्यू है मान लीजिए,
और अगर यहाँ नेगेशन लगा दिया जाए तो सीता इज नॉट डांसिंग, इसका उल्टा हो जाएगा, तो अपोजिट कर देते हैं। तो यहाँ पे इसका सिंबल आपको स्पेशली याद रखना है। इसके कई सारे सिंबल होते हैं। तो प्रोपोजिशन में हम लोग यहाँ पर ये एपोस्ट्रोफी वाला सिंबल यूज कर लेते हैं या ये वाला सिंबल यूज कर लेते हैं। ये दो सिंबल स्पेशली प्रोपोजिशन में यूज किए जाते हैं। और एक और होता है ये टिल्ड का साइन जो जिसको बोलते हैं, ये वाला भी सिंबल यूज कर लिया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, निगेशन के लिए यूज हो रहा है। एग्जाम्पल में जैसे कहा गया कि आपका एस का मतलब है राम ईट्स द मैंगो। अगर हम यहाँ पर इसको कॉम्प्लीमेंट कर दें यानी नॉट के साथ यूज कर दें, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है ये नॉट एस लिखा है, तो राम डज नॉट या डजंट ईट मैंगो, इसका उल्टा हो जाएगा। सिंपल है, जहां कहीं आपको लगे वहां पे पूछ लीजिएगा तुरंत। उसके बाद कंजंक्शन है। कंजंक्शन में कंजंक्शन का मतलब होता है एंड, और एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई कराना, चीजों को ज्वाइन करके मल्टीप्लाई कराना। ट्रुथ टेबल में मल्टीप्लाई साइन भी लगता है, बाकी यहाँ पे एंड का मतलब एंड, यानी कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी एंड कंडीशन मानी जाती है। तो इफ आर एंड एस आर टू प्रोपोजिशन, जैसे कोई एक आर का कोई सेंटेंस है और एक एस का कोई सेंटेंस है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है देन आर एंड एस आर कनेक्टेड बाय एंड। और एंड का सिंबल स्पेशली आपका ये कैपिटल ए जैसा होता है, बस यहाँ पर ये लाइन नहीं होती है ना, कैपिटल ए, यानी इसको कैरेट का साइन हम लोग बोल देते हैं कंप्यूटर में, ये वाला सिंबल इसका होता है, स्पेशली याद रखिएगा। यहाँ पे एग्जांपल लिया गया कि सपोज दैट आर का मतलब है ही इज प्लेयर और एस का मतलब है ही प्लेज फुटबॉल वेरी वेल। अब यहाँ पे यही आपका सेंटेंस पूछ दिया जाएगा, आर और ये एंड का साइन है, यानी एंड इसको मानिएगा कंजंक्शन। तो एस आर एंड एस, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो आपका ये सेंटेंस दोनों मिक्स करने हैं एंड को जोड़ते हुए, तो हो जाएगा ही इज अ प्लेयर एंड ही प्लेज फुटबॉल वेरी वेल। तो यहाँ पे बीच में एंड लगाया गया है, इसका मतलब आपसे ये पहचानने के लिए भी आ सकता है कि ये एक सेंटेंस है, इसमें कनेक्टिव्स पहचानो कौन सा है इसमें। तो ये एंड कनेक्टिव्स को कंजंक्शन कहते हैं या कंजंक्टिव कहते हैं, इसका आपको ख्याल रखना है। तो ये हो गया। उसके बाद जो है कहीं कुछ पूछना हो प्लीज बोल दीजिएगा, वरना जो है समझते चलिए। और आपके जो फुल टॉपिक वीडियो में पढ़ाया गया है वो आप जरूर देख लीजिएगा। अगली क्लास में इसके क्वेश्चंस होंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डिसजंक्शन या डिसजंक्टिव, इसको और कहा जाता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय और, या आपका कैपिटल वी साइन, कैपिटल वी से रिप्रेजेंट किया जाता है। सिंबल लेट्स आर एंड एस टू प्रोपोजिशन, देन आर और ये और का साइन एस इज रीड एज आर और एस। फॉर एग्जाम्पल आर का मतलब है शी इज अ प्लेयर और एस का मतलब शी इज अ डांसर। अब आर और एस, इसका मतलब क्या हो जाएगा, शी इज अ प्लेयर और ओ और लगा दिया और डांसर। तो यहाँ पे जब किसी सेंटेंस दो सेंटेंसेस को और से जोड़ दिया जाता है तो वो आपका डिसजंक्टिव हो जाता है या डिसजंक्शन हो जाता है, इस बात का ख्याल रखना है। अब जैसे नॉर्मल वे में अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, शी इज प्लेयर और शी इज डांसर, यानी शी इज अ डांसर, ये पूरा लिख सकते हैं। लेकिन हमें मालूम है वो शी के बारे में ही प्लेयर और डांसर कहा गया, तो बीच में हमने मेन चीजें ले ली, तो खाली और लगाकर ही उन चीजों को लिख दिए गए। दोनों सेंटेंस जरूरी नहीं कि आप पूरे फुल सेंटेंस लिखें तभी आपका आए। तो ये आपका डिसजंक्शन हो गया। देन आपका नेक्स्ट आता है कंडीशनल। कंडीशनल में आपका डबल लाइन से एरो का साइन, डबल लाइन से एरो का साइन या सिंगल लाइन में एरो का साइन, ये आता है। और इट इज कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट। इट इज ऑल्सो रीड एज ए इंप्लाइज बी। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा और दिखा देना चाहता हूं कि इसको और किन नामों से जाना जाता है। तो एक तो ये नाम हो गया कि ये कंडीशनल ऑपरेटर है, कंडीशनल स्टेटमेंट है। दूसरा हो गया आपका इम्प्लाइज, इसको बोला जाता है, ठीक है। और तीसरा आपका सेंटेंस में इसको इफ देन भी बोला जाता है, यानी इफ और देन से आपका सेंटेंस बनाया जाता है। ये सारा डेटा आपका मौजूद है आपकी क्लासेस की वीडियो में, उसको देख लीजिएगा। तो इसमें साइन यहाँ पे देख लीजिए जो वहां पे नहीं भी दिए गए हैं, ये दो साइन तो बता दिए गए थे, एक साइन आपका ये भी है,
ऐसे अगर लगा है तो इसको आप कंडीशनल ही बोलेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट ही बोलेंगे। तो चाहे ऐसे लिखा जाए चाहे ऐसे लिखा जाए। अब यहाँ पर इसका नाम और देख लीजिए, ये हाँ इम्प्लीकेशन भी इसको बोलते हैं, यानी कि कंडीशनल स्टेटमेंट, इम्प्लीकेशन या इफ देन, बस इतना इसमें जानकारी लेनी। बाकी ट्रुथ टेबल और जैसा भी होगा वो पेपर के हिसाब से हम लोग समझेंगे। अब यहां पर देखिए इसमें क्या होता है, इसको इफ देन कहा गया, इफ देन भी कह सकते हैं। तो इफ का मतलब पहला स्टेटमेंट जो है सेंटेंस आपका इफ से स्टार्ट होगा और दूसरा आपका देन से स्टार्ट होगा। तो अगर ए का मतलब है यू विल डू हार्ड वर्क और बी का मतलब है यू विल गेट सक्सेस, तो यहाँ पे बच्चों हो जाएगा ए कंडीशनल, बी का मतलब होगा इफ यू विल डू हार्ड वर्क। तो ये पहला सेंटेंस इफ से स्टार्ट किया जाएगा, इफ यू विल डू हार्ड वर्क, और फिर आप दूसरा सेंटेंस देन लगाकर स्टार्ट करेंगे, देन यू विल गेट सक्सेस, देन यू विल गेट सक्सेस। तो इस तरीके से आपका इस लाइन का ये मतलब हो जाएगा। यानी सेंटेंस मेकिंग में आ सकता है कि ए और बी की वैल्यू दी गई होगी और ए कंडीशनल बी का आपका सेंटेंस बनाने के लिए आ सकता है। तो इस तरीके से इफ और देन याद रखना है यहाँ पर। उसके बाद लास्ट है आपका बाई कंडीशनल। तो बाई कंडीशनल में क्या होता है, डबल एरो होते हैं, सिंगल लाइन में डबल एरो या आपका डबल लाइन में डबल एरो, इस तरीके से दोनों हो गए, सिंगल लाइन और डबल लाइन। और एक आपका इसका और साइन होता है थ्री पैरेलल लाइन, थ्री पैरेलल लाइन भी होता है। तो ये अगर दिया है तब भी आप इसको बाई कंडीशनल ही समझेंगे। और बाई कंडीशनल का एक और नाम होता है, उसको भी देखना जरूरी है क्योंकि नाम का इफेक्ट पड़ेगा, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। बाई कंडीशनल में हाँ इक्विवेलेंस कहते हैं इसको, इक्विवेलेंस नाम से भी ये जाना जाता है। तो पहला नाम हो गया बाई कंडीशनल, दूसरा नाम है आपका इक्विवेलेंस, और तीसरा नाम है आपका इफ एंड ओनली इफ। और ये आपके इसके दो सिंबल हो गए, साइन हो गए। अब उसके एग्जांपल मैं वहां से दिखाता हूं आपको। जैसे पहला है आपका ए का मतलब है शी इज स्मार्ट और बी का मतलब है शी इज ब्यूटीफुल। तो यहां पर ए नहीं, ये साइन थोड़ा यहां पे गलत लगा दिया गया है, मैं इसको सही कर दे रहा हूं, ये वाला लगना चाहिए डबल एरो। तो ए का मतलब है सी इज स्मार्ट, बी का मतलब है सी इज ब्यूटीफुल। तो ए बाई कंडीशनल, बी का मतलब आप दो तरीके से कह सकते हैं। एक तो ये ऐसे जो इसमें लिखा है शी इज स्मार्ट एज वेल एज ब्यूटीफुल, ऐसे कह सकते हैं। और दूसरा अगर आप जो मैंने वहां पे इफ एंड ओनली इफ दिखाया था तो उसको लगाकर अगर आपको बोलना है, मतलब वर्डिंग कोई भी थोड़ी बहुत चेंज भी हो सकती है लेकिन सेंस चेंज नहीं होना चाहिए। सेंस अगर आपका सेम निकल रहा है तो इसका मतलब आपने वो चीज सही कही है। तो यहाँ पर मैं दिखाई दे रहा हूँ बाई कंडीशनल के और एग्जांपल, जिससे कि आप उसको अच्छी तरीके से समझ सकें। और इसके एग्जांपल मिलते नहीं ना, इस वजह से इसमें दिया भी नहीं गया, मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे कि पी का सपोज दैट यहाँ पे सीधे सीधे ये आंसर सेंटेंस लिख दिए गए हैं, मैं अलग अलग बता रहा हूं। जैसे पी का मतलब है आपका यू कैन टेक मैथ, और क्यू का मतलब है यू चूज साइंस स्ट्रीम। ऐसे करके अगर कुछ लिखा है, पी का मतलब है यू कैन टेक मैथ और क्यू का मतलब है यू चूज साइंस स्ट्रीम। तो आप जब बाई कंडीशनल में इसको लिखोगे तो इस तरीके लिखा जाएगा यू कैन टेक मैथ इफ एंड ओनली इफ, क्योंकि इसका मतलब है इफ एंड ओनली इफ। यू कैन टेक मैथ इफ एंड ओनली इफ यू चूज साइंस स्ट्रीम, यानी आपको साइंस स्ट्रीम जब चूज करोगे तभी आपको मैथ सब्जेक्ट मिलेगा। ऐसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे a डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6 लिखा है, और फिर साथ में ये आपका p का मतलब होगा, p इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6 है, और q इज इक्वल टू है आपका a इज इक्वल टू 12। q का मतलब है a इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पे इसको बाई कंडीशनल में लिखें तो कहा जा रहा है कि a डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6 इफ एंड ओनली इफ a इज इक्वल टू 12। तो अब यहाँ पे ट्रू फॉल्स का भी ध्यान रखना है कि बाई कंडीशन, ये कोई भी कंडीशनल बाई कंडीशनल कुछ भी हो, ये प्रोपोजिशनल है, तो प्रोपोजिशनल का मतलब ट्रू फॉल्स निकलना चाहिए। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अगर a की वैल्यू
12 होगी तभी a डिवाइडेड बाई 2 करने पर 6 आएगा, ये इसका मतलब है। a की वैल्यू क्या लिया गया है 12, तो अगर a की वैल्यू 12 यहाँ रख दें तो 12 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो वही कहा गया कि इफ ये आपका a डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 6 तभी होगा जब a की वैल्यू 12 होगी। ऐसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे P का आपका मतलब है यू कैन टेक द फ्लाइट, और Q का मतलब है आपका यू बाय अ टिकट। अब यहां पर कंडीशन बाय कंडीशनल में लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, यू कैन टेक अ फ्लाइट इफ एंड ओनली इफ यू बाय अ टिकट, यानी अगर आपने टिकट को बाय किया है फ्लाइट का तभी आप फ्लाइट टेक कर सकते हो, ले सकते हो। तो ये तो आपका हो गया। बाकी यहां पर इसको इम्प्लीकेशन में अगर लिखना चाहें, इम्प्लीकेशन मतलब इफ देन जो इससे ऊपर वाला पढ़ा था, अगर उस सेंस में लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इफ यू बाय अ टिकट देन यू कैन टेक अ फ्लाइट, यानी कि उसमें इफ देन से होता है तो पहला सेंटेंस इफ से स्टार्ट होता है, दूसरा सेंटेंस देन से। ये मैंने बस कंपेयर करने के लिए लिख दिया था, ठीक है। तो दोनों का सेंस एक ही है कि अगर आप टिकट लोगे तो आप फ्लाइट ले सकते हो। यहां तक समझ में आ गया बच्चों? कोई क्वेश्चन किसी का? जल्दी से रिप्लाई करें। नो सर। आ गया ना, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका ट्रुथ टेबल। तो आप क्योंकि प्रोफेशनल आप लॉजिक पढ़ रहे हो तो आपका ट्रुथ टेबल तो यूज होनी, जितने भी ये टर्म पढ़े इसकी सबकी ट्रुथ टेबल बनती है। तो पहले तो ट्रुथ टेबल ही क्या है, तो 0 1 के कॉम्बिनेशन से मिली हुई कोई भी टेबल फॉर्म में स्टेटमेंट को जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसको ट्रुथ टेबल कहते हैं। और 0 का मतलब आपका फॉल्स होता है और 1 का मतलब आपका ट्रू होता है। तो यहाँ पे बच्चों देखिए ट्रुथ टेबल का मतलब क्या है, अ टेबल यूज्ड टू डिटरमाइन all possible true values regarding a proposition value। तो यहां पे आगे लिखा है, a single proposition contains two possible values as true for correct and false for incorrect value। The true value denoted by 1 and false value denoted by 0 are called ट्रुथ वैल्यू। एक होता है ट्रुथ टेबल, एक होता है ट्रुथ वैल्यू। तो ट्रुथ टेबल तो आपका जिसमें 0 1 के कॉम्बिनेशन से किसी भी चीज को टेबलर फॉर्म में दिखाना हो, 0 1 ही होंगे उसमें, तो आपका वो ट्रुथ टेबल हो गया। और ट्रुथ टेबल के अंदर जो 0 1 लिखे होते हैं या जो रिजल्ट निकाला जाता है उसको ट्रुथ वैल्यू कहते हैं, ट्रुथ वैल्यू। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू को समझाने की कोशिश की गई, देखिए, वी कैन डिटरमाइन ट्रुथ टेबल या ट्रुथ वैल्यू by various connections as follows। तो यहाँ पे कुछ भी प्रूफ करना हो, जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, जैसे आप ये बाई कंडीशनल का स्टेटमेंट है और ये कंडीशनल का स्टेटमेंट है, तो इनकी वैल्यूज आप निकालना चाह रहे हैं, ये वैल्यूज इनकी आप निकालना चाह रहे हैं। ये कंडीशनल में ये वैल्यू कैसे आई और बाई कंडीशनल में ये वैल्यू कैसे आई, तो इसको आप जानना चाहते हैं, ठीक। तो उसके लिए आपके ट्रुथ टेबल से इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब ये वैल्यू कैसे आई ये मैं बता दूं, तो इसके लिए बच्चों आपको कंडीशनल और बाय कंडीशनल का एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, जैसे कि P कंडीशनल Q को हम लोग, कोई बच्चा बता सकता है P कंडीशनल Q का फॉर्मूला क्या होता है? प्लस P प्लस 2। यस, P बार प्लस Q, ये P का फॉर्मूला है। और अगर P बाई कंडीशनल Q लिखा जाए तो इसका अगर किसी को आता हो तो जल्दी से क्विक रिवीजन में बताएं। यस सर, P डॉट Q बार प्लस P बार डॉट Q, P बार डॉट Q बार प्लस P डॉट Q, बिल्कुल एक्सीलेंट, सही आपने बताया। अब इसको एक और फॉर्म में लिखा जा सकता है, मैं नीचे लिख दे रहा हूं, ये P बार डॉट Q बार प्लस PQ जो लिखा है इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो आप चाहे ये वाला पार्ट लिखिए चाहे ये वाला पार्ट लिखिए। अब अगर इसको सॉल्व किया जाए बुलियन लॉ का यूज करके, अगर बच्चों इसको सॉल्व किया जाए तो आपका यही वाला आंसर आ जाएगा, P बार डॉट Q बार प्लस PQ। ओके, तो अब हम लोगों को क्या जानना था कि ये ट्रुथ टेबल में वैल्यू कैसे आई। तो अगर ये फॉर्मूला आपको आता है तो ये ट्रुथ टेबल की वैल्यू निकल आएगी। तो ठीक है, एक एक करके देखते हैं। पहले P कंडीशनल Q की देखते हैं, ये P बार और प्लस Q आप प्रूफ कर लीजिए, आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए आपको यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, 2 वेरिएबल हैं, तो यहाँ पे होता है 2 की पावर n, और n का मतलब होता है नंबर ऑफ वेरिएबल।
तो ये 2 वेरिएबल है तो 2 की पावर 2 यानी कि 4। अब आप 2 वेरिएबल है तो दोनों वेरिएबल के लिए कॉलम 2 बना लीजिए। P और Q का 2 कॉलम बनाया, और ये 4 का मतलब होता है कि फर्स्ट कॉलम में 4 के हाफ 0 लिखे जाएंगे और हाफ 1 लिखे जाएंगे। तो 4 का हाफ क्या निकला? 2 निकला। तो यानी 2 0 लिखे जाएंगे और आपका 2 1 लिखे जाएंगे। ये ट्रूथ टेबल बनाने का तरीका मैं समझा रहा हूं। उसके बाद जब अगले कॉलम में आप बढ़ोगे तो ये जो 2 आया था इसका भी हाफ कर दो। हाफ का मतलब 2 से ही डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा? 1। तो 1 का मतलब एक 0 लिखा जाएगा, एक 1, एक 0 लिखा जाएगा, एक 1। और ये 4 का मतलब था टोटल वैल्यू एक कॉलम में 4 रह सकती है। ठीक है। और पहले कॉलम में आपको 4 वैल्यू लिखने के लिए क्या किया आपने? 4 का हाफ किया तो 2 0 और 2 1 आया है। और फिर अगले कॉलम में बढ़ने पर जो हाफ आया था उसका भी हाफ कर देना है, तो 2 का हाफ फिर से कर देंगे तो 1 आ जाएगा। एक 0 एक 1। और एक बच्चों और बात याद रखनी है कि 0 पहले लिखा जाता है ट्रूथ टेबल में और 1 बाद में लिखा जाता है, क्योंकि ये फिक्स पैटर्न है ना। तो 0 पहले लिखा जाता है, 1 बाद में। तो आप ये नहीं कर सकते थे कि हाफ का मतलब 2 आया तो 2 1 पहले लिख दें और 2 0 बाद में लिखें, ऐसे नहीं। ऐसे एक 1 पहले लिख दें, एक 0 बाद में लिखें, ऐसे नहीं। 0 पहले लिखा जाता है, 1 बाद में। तो ये तो हमारा फिक्स पार्ट था। अब हमें ये फॉर्मूला निकालना है, ये वाला फॉर्मूला P बार प्लस Q। तो देखिए हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास P है और Q है, लेकिन हमारे पास P बार नहीं है। तो यानी कि पहले P बार निकाला जाएगा। तो P बार को यहाँ पर ये वाले सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया है, ऐसे इस वाले सिंबल से P बार को रिप्रेजेंट किया गया है। तो आप बार ऐसे भी लगाते हो, या एपॉस्ट्रोफी वाला आप P बार ऐसे भी लगाते हो। ठीक है ना, तो कोई भी लगा लीजिए। तो बार का मतलब क्या था? नॉट का मतलब है अपोजिट कर देना है। अगर 0 है तो 1 कर दो, 1 है तो 0 कर दो। तो किसका? P का। तो P में 00 11 हो जाएंगे और 11 00 हो जाएंगे। तो ये आपने क्या किया? नॉट लगाकर उल्टा कर लिया। तो P बार तो हमें मिल गया। अब हमें क्या चाहिए? P बार को प्लस करो Q के साथ। तो ये P बार है और ये आपका Q है। इन दोनों की वैल्यू निकालकर आपका P कंडीशनल Q ये निकालना है आपको। ये वाला पार्ट प्रूफ कर रहे हैं आप इस समय। तो जरा ध्यान देंगे, ये बीच में प्लस लगा है तो आपका 0 प्लस 1, तो 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 में कुछ भी ऐड होगा तो 1 ही आएगा बच्चों। तो आपका ये 1 आ गया। फिर 1 प्लस 1, तो ट्रूथ टेबल में 1 इंटू 1 भी 1 होता है और 1 प्लस 1 भी 1 ही होता है। इंटू में भी 1 इंटू 1 1 होता है और प्लस में भी 1 प्लस 1 1 होता है। तो आपका इसीलिए 1 आया है। और 0 प्लस 0 अगर आप करेंगे तो 0 ही आएगा भाई, और 1 प्लस 0 करेंगे तो 1 से कुछ भी ऐड करोगे तो 1 ही आएगा। तो आपकी ये वैल्यू आ गई। तो ये आपका 11 0 1 ये आपकी वैल्यू आई। अब यहाँ पे मैं एक चीज पे फोकस कराना चाहूंगा कि अगर ये फॉर्मूला आता है तब तो ये वैल्यू निकाल ली, लेकिन आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए बच्चों कि आपका कंडीशनल में 11 0 1 आता है। अब यहाँ पर इसका एक और लॉजिक मैं यहाँ समझाने की कोशिश करूंगा कि आप कैसे इसको याद करोगे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा बच्चों, सिर्फ एक कॉलम याद रखिएगा कि पहले वाले कॉलम में 1 हो और दूसरे वाले कॉलम में उसी के सामने 0 हो, तभी आपका रिजल्ट 0 आएगा। बाकी सारे कॉम्बिनेशन में रिजल्ट 1 रहेगा। जब पहले कॉलम में 1 हो और दूसरे कॉलम में 0 हो तभी 0 माना जाएगा, बाकी सारे कॉलम में ये सारी वैल्यूज में 1 रखा जाएगा। तो ये आप इसका याद कर लीजिए, बाकी इसमें और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये तो हो गया आपका इसका। अब इसके बाद P बाई कंडीशनल Q की ये वैल्यू कैसे आई है तो इसको ही समझ लिया जाए। इसका नॉट निकाल सकते तो मैं ऐसा करता हूं, ये मैं दिखा देता हूं, क्योंकि इसमें इसके अकॉर्डिंग जो है ये आपका ठीक नहीं आ रहा है कि P बाई कंडीशनल Q का रिजल्ट ये कैसे आया। या तो इस फॉर्मूले के थ्रू निकालिए या तो इस फॉर्मूले के थ्रू निकालिए। ठीक है, तो ये मैं आपको शो करे दे रहा हूं कैसे हो रहा है। ये रिजल्ट है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग अपने कॉलम्स बना लेंगे। जैसे कि P Q 2 तो हो गए। अब ये फॉर्मूले के हिसाब से ये वाला फॉर्मूला अगर लें तो हमें P बार चाहिए और Q बार चाहिए। उसके बाद देखें तो यहाँ पर P बार Q बार का मल्टीप्लाई भी चाहिए, तो P बार और Q बार का मल्टीप्लाई कर दें। उसके बाद P Q का भी मल्टीप्लाई चाहिए, तो P डॉट Q का भी मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद अब यहाँ पर हमें इसका प्लस भी चाहिए, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ क्योंकि वो डिस्टर्ब हो जाएगा फिर। तो P बार Q बार
प्लस पी क्यू, पी डॉट क्यू। तो इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे निकाल लेनी। देन आपका ये जो वैल्यू निकालोगे ये किसका मतलब, अच्छा इसको निकालने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ क्योंकि ये चीज का मतलब ही तो ये है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ये कमेंट लाइन में, ये पी बार क्यू बार प्लस पी क्यू इसी को माना जा रहा है, ठीक है। ओके, तो जल्दी से निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपका P का रिवर्स करेंगे तो 2 0 2 1 था, तो 2 1 और 2 0 हो जाएगा, उल्टा कर दिया। Q का 0 1 0 1 था तो 1 0 1 0 हो जाएगा, 1 0 1 0। अब यहाँ पे क्या है, पहले ये बार वाला मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं हम, तो 1 इंटू 1 1 और 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा और 0 आ जाएगा, 0 इंटू 0 0। अब P और Q का मल्टीप्लाई कर देते तो 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 1, सॉरी 0 इंटू 1 0 और 1 इंटू 0 0 और 1 इंटू 1 1, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या करें, इस कॉलम और इस कॉलम को प्लस कर दें। तो इसमें प्लस करें तो देखिए 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 1 0 प्लस 1 1। तो ये आपकी वैल्यू आ गई। तो सिंपली आप इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे भी मैं एक लॉजिक बताना चाहूंगा बच्चों, जैसे उसमें मैंने बताया था कंडीशनल में कि पहले कॉलम में 1 हो और उसी के सामने उसी रो में दूसरे कॉलम में 0 हो, तभी 0 रखिए, बाकी सब 1। ऐसे इसके लिए भी मैं एक लॉजिक आपको बता रहा हूं। यहाँ पे वंस का देखा जाता है कि ये जो 1 जो है, ये जो आप जैसे मान लीजिए इस यहाँ पे 1 जो आया है ये कैसे आया इसके बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पे 0 क्यों आया, कैसे आया, इसके बारे में बता रहा हूँ। तो ये जो P और Q की वैल्यू है, तो इसमें आपको देखना होता है कि इस वाले फॉर्मूले के हिसाब चलते हैं कि 1 जो है इवन टाइम्स हो। तो इवन टाइम्स का मतलब है या तो 0 टाइम्स 1 आया हो, या तो 1 0 टाइम्स हो, यानी एक भी 0 ना हो, और या तो 2 0 हो। आगे बढ़ते तो 4 0 हो सकते थे। तो देखो इन दोनों में 1 कितने टाइम्स आया है, क्या मानोगे, जल्दी से बताओ। सर 0 टाइम्स। 0 टाइम्स, बिल्कुल सही कहा बेटा, काफी लेट बोला, इतना टाइम नहीं देना चाहिए। तो ये 0 टाइम्स आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो एक भी 1 नहीं है ना, इसलिए इसको 0 टाइम्स कहा जाएगा, 0 टाइम्स कहा जाएगा। तो 0 को हम लोग इवन मानते हैं, इसलिए आपका रिजल्ट 1 है। उसके बाद जरा देख, ये लास्ट वाला देख लीजिए, लास्ट वाला, यहाँ 1 कितने टाइम्स माना जाएगा, 2 टाइम्स। 2 टाइम्स माना जाएगा। तो 2 टाइम्स को इवन मानते हैं, इसलिए यहां पर 1 है, बाकी सब अदरवाइज 0। बाकी हर जगह पर आप रिजल्ट को 0 रख दीजिए, ये हो जाएगा, बस हो गया। देन आगे देखते हैं। अब तो हम लोगों को बाय कंडीशनल पूरी तरीके से ट्रुथ टेबल भी आ गई और सब कुछ आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ प्रोपोजिशन के टर्मिनोलॉजी है वो बहुत ज्यादा आती है, ठीक है, तो उसको भी समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। सम अदर इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी ऑफ प्रोपोजिशन। तो सबसे पहला आपका है यहाँ पर वेल फॉर्म्ड फॉर्मूला, जिसको शॉर्टकट में हम लोग WFF कहते हैं। वेल फॉर्म्ड फॉर्मूला क्या होता है, तो इट रिफर्स अ सिंपल प्रोपोजिशन एंड कंपाउंड प्रोपोजिशन। A WFF can be determined with the help of the following properties. आपको बताया गया कि WFF में सिंपल प्रोपोजिशन भी हो सकती है और कंपाउंड प्रोपोजिशन भी हो सकती है, और इसको डिटरमाइन करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज बताई जा रही हैं। क्या, इफ P is a propositional variable, यानी कि P का मतलब she is dancing, he is player, इस तरीके का कोई सेंटेंस होना चाहिए। P का मतलब एक प्रोपोजिशन होना चाहिए, देन इट इज WFF।
उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि इफ P इज WFF देन P नॉट, सॉरी ये आपका मल्टीप्लाई वाला था, यानी कि कंजंक्शन इज अ WFF। तो अगर P एक WFF है, ये प्रूफ हो गया, यानी कि वो एक सेंटेंस है। तो यहाँ पर हमें लग रहा है कि ये बिल्कुल लग क्या रहा है, सही है। ये वाला साइन ना होकर वो नॉट वाला साइन होगा, नॉट वाला। देन P बार इज ऑल्सो WFF। अगर P WFF है तो P बार भी WFF होना चाहिए। ऐसे ही एक तीसरी प्रॉपर्टी है कि P and are WFF, then P conjunction Q, P disjunction Q, P conditional Q और P biconditional Q are WFF। तो वो तो खैर ठीक ही है। अब हम अपने शब्दों में इस चीज को बता रहे हैं। देखिए आपका जो है WFF का मतलब क्या है, इसको समझ लीजिए। जब कोई भी प्रपोजिशन आप लिखते हो, जैसे P का मतलब है विंड इज ब्लोइंग और Q का मतलब है इट इज रेनिंग, तो हमने लिखा कि P डॉट Q लिखें, चाहे P प्लस Q लिखें और चाहे P कंडीशनल Q लिखें, सब में आपका जो है WFF यूज किया जा सकता है। तो देखो P डॉट Q लिखा तो हमने लिखा P का मतलब विंड इज ब्लोइंग है, तो विंड इज ब्लोइंग एंड इट इज रेनिंग। ठीक है, तो ये हमने बना दिया। अगर यहाँ पे प्लस लगा होता तो विंड इज ब्लोइंग और इट इज रेनिंग, और अगर ये लगा दिया होता तो इफ विंड इज ब्लोइंग देन इट इज रेनिंग। इस तरीके से ही आपका ये बनाया जाता। अब यहां पर WFF का क्या मतलब है बच्चों, ध्यान दीजिए। जब कोई भी चीज इस फॉर्म में दी होगी, ये फॉर्म क्या है, ये सेंटेंस फॉर्म है, तो जब ये सेंटेंस फॉर्म में दी होगी तो इसको प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट बोलते हैं, यानी कि इसको प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट बोलते हैं। और जब कोई चीज इस फॉर्म में दी होती है तब इसको बच्चों WFF बोलते हैं, WFF। यानी कि किसी भी प्रोपोजिशनल सेंटेंस को जब फॉर्मूले के फॉर्म में लिख दिया जाता है तो वो आपका WFF कहा जाता है। तो ये WFF है, ये WFF है, ये WFF है। क्यों? क्योंकि P और Q का कोई ना कोई मतलब है, तभी उसको इस फॉर्म में लिखा गया है। तो समझ में आ गया बच्चों, WFF का मतलब क्या है कि जब कोई चीज फॉर्मूले फॉर्म में आ जाए, जो कि प्रोपोजिशन फॉर्म में थी, प्रोपोजिशनल सेंटेंसेस फॉर्म में थी। आगे बढ़े? यस सर। ओके, अब देखिए टोटोलॉजी का क्या मतलब है। टोटोलॉजी का मतलब बच्चों होता है कि जब किसी भी ट्रुथ टेबल में जो रिजल्ट कॉलम है उसमें सारे 1 आ जाए। कोई भी फॉर्मूले को आप प्रूफ कीजिए, लेकिन ट्रुथ टेबल में रिजल्ट फॉर्म में सारे 1 आ जाए रिजल्ट कॉलम में। तो इसको मैं एक बार दिखा देना चाहूंगा कि कैसे ट्रुथ टेबल इसको माना जा रहा है। अब ये भी आपको दिखाया गया, ये बताया गया कि जब किसी भी ट्रुथ टेबल में जो फाइनल रिजल्ट होता है उसमें अगर सारे 1 पाए जाए, ये सारे 1, फॉर्मूला कोई भी लगा हो लेकिन रिजल्ट 1 ही आना चाहिए फाइनल कॉलम में, तो आप समझ जाइए कि ये आपका टोटोलॉजी। तो आप देखिए ये फॉर्मूला लगा है, मैं अलग से लिखे दे रहा हूं P, और ये आपका अगर इसको सॉल्व करते चले तो P डॉट कह लेंगे क्योंकि ये कंजंक्शन है। P डॉट Q फिर यह डिसजंक्शन है, प्लस और फिर यहाँ पर ब्रैकेट में आपका P और ये आपका डॉट Q का होल बार। इस तरीके से, या ब्रैकेट में ना भी लिखूं, ऐसे कर दूं। अगर इस चीज को आप प्रूफ करें तो सारे 1 आ जाएंगे। ऐसे ही जो बुलियन लॉ में 1 की प्रॉपर्टी होती वो भी आपका यही होता है। तो आप इस चीज को टोटोलॉजी कहेंगे। अब मैं इसको सॉल्व करके दिखाने वाला नहीं हूं, इसी फॉर्मूले को वीडियो में आ ही गया है, आप अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को आप P Q लिखकर पहले P कंजंक्शन Q लिखिए और फिर P कंजंक्शन Q का होल बार भी लगाना है क्योंकि ये दिखाई पड़ रहा है आपको, और फिर इन दोनों को प्लस कर देना है तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। देन दूसरा देखते हैं, ये तो टोटोलॉजी का मतलब है। फिर उसके बाद यहाँ पे इसका आपका डेफिनेशन भी देख लीजिए। कंपाउंड प्रोपोजिशन यानी कि 2 सेंटेंस आपस में जब जोड़े जाते हैं तो कंपाउंड प्रोपोजिशन होता है, और कोई सिंगल सेंटेंस होता है जैसे इट इज रेनिंग टुडे, तो ये आपका सिंगल प्रोपोजिशन है। और इट इज रेनिंग टुडे एंड विंड इज ब्लोइंग,
तो ये आपका कंपाउंड प्रोपोजिशन हो गया। तो यानी दो सेंटेंस ये कनेक्टिव्स के द्वारा जब जोड़कर कुछ कहा जाता है तो कंपाउंड प्रोपोजिशन होता है। तो कहा जा रहा है कि किसी भी कंपाउंड प्रोपोजिशन में टोटोलॉजी का मतलब है जो फाइनल रिजल्ट वैल्यू है वो ट्रू ही होगी। ट्रू का मतलब 1 होता है, यानी कि सारे कॉलम में सारी वैल्यूज 1 ही होनी चाहिए, लास्ट कॉलम जो होता है। ऐसे कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब निगेशन ऑफ टोटोलॉजी। तो टोटोलॉजी का निगेशन अगर कर देंगे तो क्या रिजल्ट वैल्यू बनेगी बच्चों? 0। तो यानी कि जो टोटोलॉजी में सारे 1 कॉलम लास्ट कॉलम में सारे 1 आते थे, अगर उस लास्ट कॉलम में सारे 0 आ जाएं तो आप यहाँ पे उसको कंट्राडिक्शन बोलेंगे। उसके बाद कॉन्टिंजेंसीज का मतलब क्या है कि किसी भी ट्रुथ टेबल का जो फाइनल रिजल्ट कॉलम है उसमें कुछ 0 हो और कुछ 1 हो सकता है 1 0 है 3 1 है अगर 2 वेरिएबल्स का लेके चलें, और हो सकता है आपका 3 1 हो 1 0 हो, मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन, ये 2 0 2 1 कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो यहाँ पे लिखा है अ कंपाउंड प्रोपोजिशन दैट इज नाइदर टोटोलॉजी नॉर कॉन्ट्राडिक्शन, यानी ना ही उसमें सारे 1 है और ना ही उसमें सारे 0 हैं, कुछ 0 है कुछ 1 है, तो उसको कॉन्टिंजेंसीज कहा जाएगा। और बाकी एग्जांपल जैसे ये इन्होंने दिया है तो इसका मतलब इसका अगर ट्रुथ टेबल बनाए आप, इज अ टोटोलॉजी, ये एग्जांपल दे दिया, ओके। तो ये वाला जो एग्जांपल दिया है ये टोटोलॉजी का एग्जांपल दिया है, ऐसे मैंने भी दिखाया था अभी आपको। और ये वाला जो एग्जांपल दिया है ये आपका कॉन्ट्राडिक्शन का एग्जांपल है, और ये वाला जो एग्जांपल दिया है या ये वाला एग्जांपल दिया है ये आपका कॉन्टिंजेंसीज है। ये दिखाई पड़ रहा है बच्चों, विजुअल हो रहा है या थोड़ा और बड़ा कर दें मैं? उसके बाद आर्गुमेंट क्या है, ये सब टर्मिनोलॉजी है जो छोटी छोटी चीजें पूछी जाएंगी, जब क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे तब समझ में आएगा। आर्गुमेंट में देखिए सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट, यानी कि प्रीमिसेस या प्रीमाइसेस, सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट या प्रीमाइसेस, एंड आर्गुमेंट इज वैलिड, एन आर्गुमेंट इज वैलिड इफ इट इज टोटोलॉजी, अदरवाइज इट इज फॉल्सी। हाँ देखिए आर्गुमेंट को क्या कहा गया, जब सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट एक साथ होता है। सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट का मतलब कोई भी सेंटेंस, चाहे एंड में चाहे और में, कुछ भी आपने दो सेंटेंस को मिक्स करके सीक्वेंस में एक सेंटेंस अरेंज किया है, पूरा एक सेंटेंस बनाया जिसको कंपाउंड सेंटेंस स्टेटमेंट कहते हैं, तो उसको प्रीमाइसेस या प्रीमिसेस भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कहा गया एन आर्गुमेंट इज वैलिड, ये जो आर्गुमेंट है ये वैलिड कब कहा जाएगा, जब आपका टोटोलॉजी प्रूफ होगी, यानी कि ट्रुथ टेबल में फाइनल रिजल्ट में सारे 1 हैं। और फॉल्सी कब कहा जाएगा, जब सारे उसमें 1 नहीं होंगे, तब फॉल्सी कहा जाएगा। तो ये टर्म पूछा जा सकता है कि आर्गुमेंट ट्रू कब माना जाएगा, यानी वैलिड कब माना जाएगा। वैलिड का मतलब है सारा टोटोलॉजी है और इनवैलिड का मतलब है फॉल्सी है। यस बेटा। सर फॉल्सी और कॉन्ट्राडिक्शन एक ही चीज है, क्योंकि सर कॉन्ट्राडिक्शन में भी नेगेशन है। ना 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 ना, फॉल्सी कॉन्ट्राडिक्शन एक चीज नहीं। फॉल्सी जो है वैलिड का मतलब टोटोलॉजी था और टोटोलॉजी का मतलब था 1, तो वैलिड का अपोजिट क्या हुआ, इनवैलिड। तो यानी कि टोटोलॉजी ना हो बाकी कोई भी कॉम्बिनेशन हो तो उसको वो फॉल्सी मान रहे हैं। यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन से मतलब नहीं, कॉन्ट्राडिक्शन में तो सारे 0 होंगे तब कॉन्ट्राडिक्शन कही जाएगी, ठीक है। तो वैलिड और इनवैलिड का मतलब है, वैलिड का मतलब सारे टोटोलॉजी हो, अगर सारे टोटोलॉजी नहीं है यानी सारा 1 नहीं है तो वो आपका इनवैलिड माना जाएगा, उसी को फॉल्सी कह रहे हैं। अब उसमें कोई भी कॉम्बिनेशन हो, यानी कि एक 0 मिल गया तब भी फॉल्सी, 2 0 मिल गए तब भी फॉल्सी, 3 0 मिल गए तब भी फॉल्सी, और फिर 4 0 मिल गए तब भी फॉल्सी ही कहा जाएगा, वो एक अलग बात है। लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब चारों 0 ही होने चाहिए, फॉल्सी का मतलब चारों 0 जरूरी नहीं, कोई भी एक 0 मिल जाए, ठीक है बेटा। यस सर। फिर जैसे ये प्रीमिसेस था ऐसे ही आपका यहाँ पर साइलोजिज्म या सिलोजिज्म टर्म आता है। तो इसका क्या मतलब है, द लॉजिकल प्रोसेस ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम गिवन प्रीमिसेस, द लॉजिकल प्रोसेस ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम गिवन प्रीमिसेस। प्रीमिस, अब देखो यहाँ पे समझो, प्रीमिसेस क्या है, सेंटेंसेस हैं, और
साइलोजिज्म या सिलोजिज्म क्या है कि ऐसी प्रोसेस जिससे यूजिंग प्रीमिसेस यानी प्रीमिसेस का यूज करते हुए कोई कंक्लूजन निकले, तो आप समझ जाइए कि वो प्रोसेस को सिलोजिज्म कह रहे हैं। तो अब एक बार अपने हिंदी में मैं फिर से बता रहा हूं और फिर अभी एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा इसको। जैसे कि किसी भी दो सेंटेंसेस को मिलाकर कोई कंक्लूजन निकाला गया, किसी भी दो सेंटेंस को मिलाकर कोई कंक्लूजन निकाला गया, तो उसमें जो सेंटेंसेस आप यूज कर रहे हो उसको आप प्रेमिसेस कहते हो। और सेंटेंसेस हमेशा पी और क्यू फॉर्मूले फॉर्म में लिखे जाएंगे, तो पी और क्यू के हिसाब से लिखे जाते हैं या एक्स और वाई के हिसाब से लिखे जा सकते हैं। तो यानी कि पी और क्यू जो है उसको प्रेमिसेस कहा जा रहा है। और फिर पी और क्यू को प्लस करके कोई रिजल्ट निकाला गया, या पी और क्यू को माइनस कर डॉट करके यानी मल्टीप्लाई करके कोई रिजल्ट निकाला गया, या पी और क्यू को इफ देन से कोई रिजल्ट निकाला गया, या पी और क्यू का इफ एंड ओनली इफ करके कोई रिजल्ट निकाला गया, तो जो रिजल्ट कंक्लूड हुआ है उसको आप यहाँ पे सिलोजिज्म कह रहे हैं, यानी कि उस प्रोसेस को जिससे वो रिजल्ट निकाला गया है। अब यहाँ पर कुछ और टर्म है, कन्वर्स। कन्वर्स का मतलब क्या होता है कि अगर एक आपका जो है स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन दिया गया है पी कंडीशनल क्यू, तो कन्वर्स का मतलब होता है इसका उल्टा कर दो। जो पहले दिया होता है बच्चों, ये जैसे कि यहाँ पे मैं पी लिखूं, पी कंडीशनल क्यू, तो जो पी है इसको एंटीसीडेंट बोलते हैं, एंटीसीडेंट। और जो क्यू होता है इसको कॉन्जिक्वेंट बोलते हैं। तो अगर एंटीसीडेंट को कॉन्जिक्वेंट के पास भेज दिया जाए और कॉन्जिक्वेंट को एंटीसीडेंट के पास भेज दिया जाए, तो आपका ये बन जाएगा क्यू कंडीशनल पी। इसी को हम लोग कन्वर्स कह रहे हैं, कन्वर्स कह रहे हैं। समझ में आ गया बच्चों? प्लीज रिप्लाई फास्ट। यस सर। हाँ। उसके बाद जो है अब इनवर्स क्या है, तो जैसे पी कंडीशनल क्यू है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पी कंडीशनल क्यू है, अगर इनमें जो एंटीसीडेंट है इसको निगेशन बना दें, निगेशन मतलब नॉट लगा दें, और जो कॉन्जिक्वेंट है इसको भी निगेशन बना दें, बार लगा दें, तो ये आपका इनवर्स हो जाएगा, इनवर्स। उसके बाद कॉन्ट्रापॉजिटिव। कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या है इसको देख लीजिए। अगर आपका मैंने यहाँ पे ये क्या लिखा था, हाँ ठीक है, बस निगेशन लगाना हो जाएगा, इनवर्स। उसके बाद अब अगर आपके पास प्रोपोजिशन दिया गया पी कंडीशनल क्यू और इसमें कन्वर्स और इनवर्स दोनों यूज करें, तो पहले कन्वर्स करें तो क्यू को इधर ले आए और फिर इनवर्स करें, सॉरी कन्वर्स करें पहले और पी को इधर ले आए, तो ये पी कंडीशनल क्यू हो गया। अब इसके बाद इनवर्स कर दें, इनवर्स का मतलब इसमें बार लगा दें, तो ये आपका कॉन्ट्रा पॉजिटिव है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव है, पॉजिटिव कहा जाएगा इसको। बताओ बच्चों, आ गया समझ में तीनों चीजें? यस सर, आ गया। यस सर। हाँ यस सर, ओके बच्चों, बहुत अच्छी बात। अब इसके बाद जो है यहाँ पे ये सब हो गया। अब ये बूलियन लॉ है, टाइम इस समय ठीक है, अभी टाइम है। अब ये बूलियन लॉ है, तो बूलियन लॉ तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, बस ये प्रोपोजिशनल फॉर्म में दिए गए, प्रोपोजिशन फॉर्म में दिए गए हैं। तो आपका एक क्वेश्चन तो सीधा सीधा ये बन गया कि कोई स्टेटमेंट लिख दिया इस फॉर्म में और नीचे 4 ऑप्शन दे दिए, पूछ रहे हैं कि ये कम्यूटेटिव लॉ है, इनोवेशन लॉ है, डिमॉर्गन लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, क्या है, तो आपको पहचानना पड़ेगा। तो जो आपको डेटा प्रोवाइड किया गया है उसमें ये सारे लॉ लिखे हैं। आप चाहे अभी ये ऑब्जेक्टिव फर्स्ट टर्म का 2021 में पेपर दे रहे हो या सब्जेक्टिव का 2002 में जब पेपर दोगे सेकेंड टर्म में, तो ये लॉ आपको 100% याद होने चाहिए, क्योंकि ये आपका सीधा सीधा 2 नंबर लॉ ही पूछा जाता है। पहले मैं लॉ दिखाने से पहले मैं यहाँ पर ये थोड़ा सा दिखा दूं आपको कि टर्म्स कौन से इंपॉर्टेंट है जो याद रखने। ये टॉपिक पूरा होने वाला ना रिवीजन के हिसाब से, फिर टॉपिक 2 स्टार्ट हो जाएगा आपका बूलियन अलजेब्रा का। तो यहाँ पे कौन कौन सी चीजें हमें याद रहनी चाहिए। पहला, लॉजिक मीन्स सम रूल्स which can be applied over an expression to find its optimal solution।
इसको लॉजिक कहते हैं, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद मैथमेटिकल लॉजिक इज यूज्ड टू डिजाइन अ सर्किट इन कंप्यूटर सिस्टम। जो मैथमेटिकल लॉजिक यानी मैथमेटिकल में वैसे देखा जाए कंप्यूटर में डॉट यानी कि एंड और यानी कि प्लस यही मानता है, और उसी से सब्ट्रैक्शन और आपका डिवीजन भी निकाला जाता है। तो ये मैथमेटिकल में मान लिए जाएंगे। फिर प्रोपोजिशनल लॉजिक क्या है? इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस विद टू पॉसिबल वैल्यूज आइदर ट्रू और फॉल्स। ट्रू को 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है, फॉल्स को 0 से, बट नॉट बोथ, दोनों नहीं हो सकते, नो अदर वैल्यू, और इसके अलावा नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद एंड का सिंबल आपका ये है, सही है, और का सिंबल आपका ये है, सही है, नॉट आपका बार या जो 3 सिंबल बताए थे, कंडीशनल का ये है, बाई कंडीशनल का दोनों साइड में एरो है, ठीक है। लॉजिकल कनेक्टिव्स कहा जाता है इनको। विद द हेल्प ऑफ दीज कनेक्टिव कंपाउंड स्टेटमेंट आर क्रिएटेड। तो ये कनेक्टिव्स का ये भी पूछा जा सकता है कनेक्टिव का यूज क्या है। तो 4 चीजें बता दी और एक चीज उसमें कह दी टू क्रिएट कंपाउंड स्टेटमेंट, तो वही वाला सही हो जाएगा ऑप्शन। इफ देयर आर n variables in the expression, there are n variables in the expression, then it contains 2 की पावर n possible combination of their values। ये ट्रुथ टेबल वाला था जो मैंने बताया था कि आपने P और Q का ट्रुथ टेबल बनाना चाहा तो कितने वेरिएबल हैं? 2 वेरिएबल हैं, तो 2 की पावर n का मतलब 2 वेरिएबल, 2 की पावर 2 करो तो आपका 4 आ जाएगा, यानी कि एक कॉलम में 4 वैल्यू मैक्सिमम रह सकती हैं, तो उसके लिए बता दिया गया। टोटोलॉजी का मतलब बताया गया कि फाइनल रिजल्ट में आपका ट्रू निकलना चाहिए, बिकम्स ट्रू, और कॉन्ट्राडिक्शन में फाइनल रिजल्ट में आपका सारे 0 होने चाहिए, फॉल्स होना चाहिए। कॉन्टिजेंसीज में कुछ 0 हो सकते हैं, ट्रू हो सकता है, कुछ फॉल्स हो सकता है। आर्गुमेंट वैलिड या इनवैलिड होते हैं, तो वैलिड का मतलब है अगर टोटोलॉजी है तो वैलिड और बाकी सब कॉम्बिनेशन इनवैलिड। उसके बाद प्रीमिसेस का मतलब है कोई भी जो भी दो प्रोपोजिशन को जोड़कर कोई भी नया कंक्लूजन निकाला जा रहा है, तो उन प्रोपोजिशन में जो वेरिएबल्स यूज हैं यानी P और Q उनको प्रीमिसेस कहा जाता है, और उनको जोड़कर या कोई भी ये कनेक्टिव्स हैं उनका यूज करके उनसे जो भी रिजल्ट निकाला गया है, तो उस रिजल्ट निकालने की जो प्रोसेस है कि डॉट लगा के रिजल्ट निकाला गया है, प्लस लगा के रिजल्ट निकाला गया है, या इफ देन लगा के रिजल्ट निकाला गया है, या इफ एंड ओनली इफ लगा के रिजल्ट निकाला गया है, या नॉट लगा के रिजल्ट निकाला गया है, तो उस रिजल्ट निकालने का या कंक्लूजन निकालने का जो प्रोसेस है कंक्लूजन निकालने का, उसको साइलोजिज्म कहते हैं। द लॉजिकल प्रोसेस ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम गिवन प्रोपोजिशंस। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक रहेगी। अब अगली क्लास में इसी पे बेस्ड ऑन आपके वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जितने भी हमारे पास मैक्सिमम हो सकते हैं वो मैं लेके आऊंगा, और आप इस टॉपिक को एक बार मेमोराइज करके रखिएगा, जिससे कि हमारा और आपका इंटरेस्ट बराबर का बना रहे। क्योंकि नहीं कहा जाता है कि दोस्ती भी करेंगे तो बराबर वालों में करेंगे और जंग भी करेंगे तो बराबर वालों में करेंगे, तो थोड़ा सा बराबर होना चाहिए कि मुझे लगे कि हाँ आप रियल में अवेयर हो और अपने लिए चिंता करते हो कि हाँ आपका रिजल्ट अच्छा है इसलिए पढ़ के आए हो। तो ये आप टॉपिक जो डेटा आपने नोट्स में बनाया है उसको पढ़ के आइएगा प्लीज। ठीक है बच्चों? यस सर। यस सर। अब थैंक यू कहा जाए। थैंक यू क्लास। थैंक यू सर। ओके ठीक है, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट।